आज जोड़ते हैं अपने साथ एक दिग्गज महारथी एक्सपर्ट को, क्वेस्ट इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के सीआईओ एंड पोर्टफोलियो मैनेजर राकेश व्यास। राकेश जी, बहुत शुक्रिया आपका सर। 18 आवर्स स्वदेश पे आपका, अच्छा लगता है आपसे बातचीत करके। राकेश जी, डील हो गई, इसी बात का बाजार को इंतजार था और फाइनली हो गई। अब ये आगे नहीं पता कि आगे अमेरिका और ईरान के रिश्ते मतलब इस बात की गारंटी नहीं है कि गड़बड़ होंगे या नहीं होंगे। आप जरा ये बताइए कि मार्केट में अब करना क्या चाहिए? क्या बाजार यहां से ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा या कुछ हर्डल सा बाजार के लिए देख रहे हैं अभी? गुड मॉर्निंग अभिषेक जी, और धन्यवाद मुझे इस शो पर आमंत्रित करने के लिए। आपसे बात करके हमेशा अच्छा लगता है। तो आपकी बात सही है। जो निफ्टी में रिसेंट रैली देखी है वो इसी वजह से है कि यूएस ईरान का जो एग्रीमेंट हो गया है उसमें अभी फाइनलाइजेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट है। और ऐसा माना जा रहा है कि ये थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग रहना चाहिए। ऑब्वियसली जब तक ये कंप्लीट नहीं होता है तब तक बोलना मुश्किल है, बट जिस हिसाब के संकेत दिखाई दे रहे हैं उस हिसाब से ये थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग पीस है। और उसी को लेकर एक बाजार में सकारात्मकता बनी है कि यहाँ से एनर्जी जो प्राइसेस है उसमें थोड़ा हम कमी देखेंगे और जो अवेलेबिलिटी है उसमें धीरे धीरे करके इम्प्रूवमेंट देखेंगे, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अगले 30 दिन के अंदर नॉर्मलसी आनी चाहिए। और उस सब संदर्भ में अगर आप बात करेंगे तो जो हमारा एक बड़ा मैक्रो हेडविंड था अभिषेक जी, इन्फ्लेशन को लेकर और करेंसी को लेकर और उसके कॉरस्पॉन्डिंगली इंटरेस्ट रेट के बढ़ने के जो आशंका जताई जा रही थी, आई थिंक इन सब चीज़ों को थोड़ा सा आराम मिला है। ऑब्वियसली इन्फ्लेशन थोड़ा हमने ऑलरेडी सिस्टम में देखा है, क्योंकि जिस हिसाब से रॉ मटेरियल प्राइसेस प्री वॉर से अभी तक बढ़े हैं उसका धीरे धीरे करके कंपनी ने अपने प्रोडक्ट प्राइसेस बढ़ाए हैं, जो कि मेरे हिसाब से एक हिसाब से पॉजिटिव है, क्योंकि इससे एक्चुअली रेवेन्यू ग्रोथ में विजिबिलिटी अच्छी हो जाती है और उसका एक ऑपरेटिंग लिवरेज का बेनिफिट मिलता है। और जहां तक रूपी की बात है तो जो आरबीआई ने एफसीएनआरबी और ईसीबी के लिए रिलैक्सेशन दिए हैं उससे ऐसा लग रहा है कि काफी मात्रा में फॉरेन करेंसी हम डिपॉजिट अरेंज कर पाएंगे अक्रॉस वेरियस बैंक्स एंड पीएसयू एनबीएफसीज, और उसका थोड़ा सा फायदा हमको करेंसी की स्टेबिलिटी पे दिखेगा। तो यहाँ से जो मैक्रो चैलेंजेस थे अभिषेक जी उसमें हम काफी हद तक नरमी देख रहे हैं। और जहां तक अर्निंग्स की बात है तो फोर्थ क्वार्टर अर्निंग्स एक्चुअली उम्मीद से थोड़े बेहतर थे, और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि सेकेंड हाफ ऑफ दिस फिस्कल अर्निंग्स ट्रेजेक्टरी वापस इंप्रूव होगी। एक्चुअली फर्स्ट क्वार्टर बोलना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जैसा कि मैं बता रहा था रॉ मटेरियल प्राइसेस जिस हिसाब से बढ़ी है पोस्ट वॉर, उसका पूरा का पूरा पास ऑन कर पाई है या नहीं कंपनीज, और उसका डिमांड पे क्या इम्पैक्ट हुआ है वो फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर में थोड़ा दिखाई देगा। बट अदरवाइज हम अभी भी अर्निंग ट्रेजेक्टरी को लेकर काफी पॉजिटिव हैं, और उसी संदर्भ में हमको लगता है कि मार्केट में अभी भी अच्छे रिटर्न बन सकते हैं। ठीक है, अर्निंग ट्रेजेक्टरी को लेकर पॉजिटिव है। क्वार्टर वन में एक थोड़ा सा हिट आ सकता है मार्जिन वगैरह पर, और शायद थोड़ा सा नी जॉक रिएक्शन बाजार में आए। राकेश जी, जो मान लीजिए अगर क्वार्टर वन के बाद अगर बाजार मान लीजिए थोड़ा सा अगर नीचे की तरफ चाल दिखाता है, क्या एंट्री की अपॉर्चुनिटी होगी? हालांकि थोड़ी दूर की बात है, लेकिन क्या ऐसा संभावना आप देख रहे हैं? नहीं, अगर यहाँ से मार्केट में अगर किसी तरह का करेक्शन दिखाई दे, जो कि आप जैसा बता रहे हैं, अगर फर्स्ट क्वार्टर रिजल्ट्स में अगर थोड़ी सी सॉफ्टनेस हो और उसको लेकर मार्केट थोड़ा रिएक्ट करे, तो ये मेरे को ऐसा लगता है कि जिन कंपनीज या जिन सेक्टर्स में हमको थोड़ा लंबे टाइम के लिए अर्निंग में अच्छी ट्रेजेक्टरी दिख रही है, ग्रोथ दिख रही है, उनमें बैट लिया जा सकता है। क्योंकि अगर हम मार्केट में थोड़ा नीचे के दाम पे खरीद रहे हैं तो उसका एक बड़ा कुशन मिलता है, रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा फेवरेबल हो जाता है। तो मेरे ख्याल से यहाँ बाई ऑन डिप मार्केट ऑब्वियसली देखना चाहिए, और यहाँ से मार्केट में बिकॉज लास्ट 2 साल से हमारी अर्निंग ट्रेजेक्टरी खराब थी, ऐसा लग रहा है कि अगले 18 से 24 महीने के अंदर अर्निंग्स काफी अच्छी तेजी से बढ़ेगी और हम नॉर्मलाइज अर्निंग्स की तरफ जाएंगे, जो कि हमारा नॉर्मल ट्रेंड है 13 से 15%। जी राकेश जी, क्रूड में नरमी हम देख रहे हैं, $78 के आसपास के भाव गिर के आ गए, यानी कि प्री वॉर लेवल से अब सिर्फ 8% ऊपर कच्चा तेल है। और रुपया हमने देखा कि 96.18 तक गया, ऑल टाइम लो तक गिरा, वहां से थोड़ा रिकवर कर रहा है रुपया, भी ठीक ठाक मतलब रिकवर कर गया है। एफआईज ने हमने देखा कि 15 तारीख को बाइंग की 200 करोड़ रुपए की, कल बाइंग की है 100 करोड़ की। धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि शायद उनका मन बदल रहा है, और वैसे भी पैसे खूब बना लिए उन्होंने
जापान में, कोरिया में, ताइवान में थोड़ी रिवर्सल भी हम देख रहे हैं कि वहां पर एआई सेमीकंडक्टर ट्रेड में देखने को मिल रही है। क्या राय होगी, एफआईज वापस आएंगे या फिर थोड़ा इंतजार लंबा करना पड़ेगा, और एफआईज को चाहिए क्या आखिर इंडिया में फिर? बिल्कुल अभिषेक जी, अगर आप हिस्ट्री देखेंगे एफआईएस की इंडिया में, तो इंडिया में उनका निवेश हमेशा ओवरवेट रहता था। और उसका रीजन बहुत सिंपल था कि हमारा मार्केट ग्रोथ मार्केट था, और यहाँ पर जो ग्रोथ रेट्स मिल रही थी उनको, और जो वैल्यूएशंस थे, और बीच में वैल्यूएशंस ऑब्वियसली कभी कभी एक्सपेंसिव हो जाते थे, बट फिर भी ग्रोथ रेट के करस्पॉन्डिंगली उनको ऐसा अपॉर्चुनिटी इंडिया में अच्छा दिखाई दे रहा था। और जैसा मैं बोल रहा था कि लास्ट 2 साल से हमारी अर्निंग ग्रोथ जो है वो थोड़ी वीक रही है, और उसके कंपैरिजन में जो मार्केट्स की जो आप बात कर रहे हैं, जहां पर उन्होंने बहुत पैसा बनाया है, वहां पर बहुत मोमेंटम दिखा है, लार्जली एआई ट्रेड को लेकर और डेटा सेंटर्स और ये सारी थीम्स को लेकर। तो और वहां पर वैल्यूएशंस भी हमसे थोड़े ज्यादा अट्रैक्टिव थे। पर जहां तक मेरा सोचना है कि अगर अर्निंग्स हमारी इंडिया में वापस अगर नॉर्मल सी लेवल पर आने लगेगी, तो एक हिसाब से एफआईएस को वापस एक अपॉर्चुनिटी दिखेगी इंडिया में इन्वेस्ट करने की। और हिस्टोरिकली अभिषेक जी, आप अगर देखेंगे करेंसी की चाल भी, तो हर 3 से 4 साल में एक बार करेंसी एक बड़ा डेप्रिसिएशन लेती है यूएस डॉलर के अगेंस्ट इंडियन रुपी। और वो ऐसा लगता है कि मतलब ऑलमोस्ट 10-12% ऑलरेडी डिप्रिशिएट हो चुकी है। तो यहाँ से करेंसी में, जैसा मैं बता रहा था, जो सारे पॉलिसी एक्शंस है उसमें थोड़े अगले 12 से 18 महीने के अंदर हो सकता है कि स्टेबिलिटी दिखाई दे, जो कि एक कुशन देता है एफआईएस को, क्योंकि अगर रुपी डेप्रिशिएट होता है तो उनका डॉलर रिटर्न्स में बड़ा इंपैक्ट आता है। तो मेरे ख्याल से सारे हेडविंड जो थे वो बाहर चले गए हैं, और एक जो मैक्रो हेडविंड था यूएस ईरान वॉर को लेकर, अगर वो यहाँ से जिस हिसाब से निकल गया है, उस हिसाब से पॉजिटिविटी बन रही है कि इंडिया में मैक्रो एनवायरनमेंट ऑलरेडी अच्छा हो रहा है और अर्निंग ट्रेजेक्टरी यहाँ से बेहतर दिखेगी। तो एफआईएस का धीरे धीरे करके इन्फ्लो आ सकता है, ऐसा मुझे लगता है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि 3 से 6 महीने हमें और इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, 3 से 6 महीने का इंतजार करना पड़ेगा। राजेश जी, एक और प्रश्न आखिर में आपसे, कौन से सेक्टर्स इस वक्त आपको महंगे लग रहे हैं, कौन से फेयरली वैल्यूड हैं और कौन से अंडर वैल्यूड हैं, जहां पर आपका कॉन्फिडेंस ज्यादा है कि अच्छा यहां पर पैसे बन जाएंगे? ग्रोथ वगैरह आप अपने हिसाब से जरा बता दीजिए, कहां पर कितनी होगी? बिल्कुल, अगर आप देखेंगे तो जो अंडर वैल्यूड स्टॉक्स है और जो जिसका रिप्रेजेंटेशन हमारे पोर्टफोलियोज में भी हैं, उनमें जैसे कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी एज ए स्पेस है, जहां पर हमें अभी भी लगता है कि काफी अच्छी डिमांड आने वाली है। और जिस हिसाब की डिमांड एनवायरनमेंट दिख रही है, उससे रॉ मटेरियल का जो इन्फ्लेशन है वो कंपनीज पास ऑन कर पाएंगी। और यहाँ पर अभी भी अट्रैक्टिवनेस बनी हुई है। और जो दूसरा सेक्टर हम अभी भी पॉजिटिवली बायस्ड है, वो फिनेंशियल सर्विसेज हैं, इंक्लूडिंग कैपिटल मार्केट्स, क्योंकि यहाँ पर एक लंबे टाइम के लिए हमको ग्रोथ रेट दिख रही है। और स्पेशली अगर आप ट्रेड ग्रोथ की बात करें अभिषेक जी, तो ये हर 15-20 दिन में हम जो नंबर आता है उससे देख रहे हैं कि इंप्रूवमेंट ही दिख रहा है यहाँ से। और उसका बड़ा ड्राइवर है रिटेल क्रेडिट ग्रोथ, जिसका एक बड़ा जो बेनिफिट होता है वो कंजम्पशन सेक्टर को भी होता है। तो ये दो स्पेस पे हम अभी भी पॉजिटिव है। तीसरा स्पेस जहाँ हमारा अभी भी पॉजिटिव बायस है वो है पावर टी&डी एंड यूटिलिटी स्पेस। और चौथा, जिस हिसाब से अभी रुपी डेप्रिशिएट हो चुका है वर्सेस बहुत सारी अदर करेंसी जो कॉम्पिटिंग करेंसीज है हमारी, और जो इंडिया धीरे धीरे करके बहुत सारे ट्रेड डील्स कर रहा है, उससे एक्सपोर्ट एज ए अपॉर्चुनिटी अच्छा खासा बायस देख रहे हैं हम अगले 5-6 साल के लिए। तो ये थोड़ा लंबे टाइम के लिए प्ले है, जहां पर एक्सपोर्ट बेस्ड जो इंडस्ट्रीज है उसमें हम थोड़ा पॉजिटिव बायस कंटिन्यू तो देखेंगे। जहां तक महंगे सेक्टर्स की बात है, तो फिलहाल के लिए मुझे ऐसा लगता है कि मेटल एज ए स्पेस थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए, क्योंकि मेटल जो जिस हिसाब से जो वॉर हुआ था उसके बाद जो मेटल प्राइसेस बढ़ी हैं, उसमें एक मॉडरेशन हो सकता है। और वहां पर ऐसा लगता है कि अर्निंग्स में एक डिसअपॉइंटमेंट आ सकता है कंपेयर टू जो मेटल के दाम हमने देखे थे। तो वहाँ एक सेक्टर है जहाँ थोड़े कॉशियस रहने की थोड़ी एक उम्मीद है हमको। बट उसके अलावा हम लोग बहुत सारे अदर सेक्टर्स है जहाँ फिर भी पॉजिटिवली बायस्ड है अभिषेक जी। ठीक है, तो राकेश जी बिल्कुल कैटेगरिकली आपको बता दिया है कि कौन से सेक्टर्स को लेकर वो कंस्ट्रक्टिव हैं, पॉजिटिव हैं, और कौन से सेक्टर्स को लेकर कॉशियस हैं। राकेश जी, जरा म्यूचुअल फंड के जो निवेशक हैं उनको भी जरा गाइड कर दीजिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पैसे बचा के अभी रखे हुए हैं कि एक बार डील वगैरह हो जाए, चीजें साफ हो जाए तो हम पैसे डालेंगे। क्या आप डाल दें? और दूसरा चीज, अगर नया फंड लेना है तो कौन से फंड्स में
आप डिप्लॉय करने की राय देंगे? छोटा आंसर चाहिए सर। नहीं, बिल्कुल मेरे ख्याल से जैसा मैं बोल रहा था कि यहाँ से एक अगले 3 से 6 महीने का अगर SIP करें तो इन्वेस्टर्स के लिए बेहतर है, क्योंकि मैं ये भी बता रहा था कि फर्स्ट क्वार्टर अर्निंग्स में थोड़ा सा एक वीकनेस देख सकते हैं, तो एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है। तो यहाँ से डेफिनेटली डिप्लॉयमेंट शुरू करना चाहिए मेरे हिसाब से। और डाइवर्सिफाइड फंड में एक्सपोजर लिया हुआ ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि यहाँ पर जैसा मैं बता रहा था अक्रॉस मैनी सेक्टर्स अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी हैं, और उसमें से हो सकता है कि कुछ मिड और स्मॉल कैप जो स्पेस है उसके अंदर अर्निंग ट्रेजेक्टरी और बेहतर दिख रही है, और वहां पर कुछ कुछ ऐसे नाम है जहां करेक्शन काफी हो चुका है। तो एक फ्लेक्सी कैप या डाइवर्सिफाइड जो म्यूचुअल फंड है उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, और स्टैगर्ड इन्वेस्टमेंट अगले 3 से 5 महीने के बीच में किया जाना ज्यादा उचित है। ठीक है राकेश जी, बहुत शुक्रिया, आज आपने समय निकाला और विस्तार से तमाम सवालों पर, तमाम मुद्दों पर जो एक दर्शक के मन में, जो एक निवेशक के मन में चल रहे होंगे, आपने उसका समाधान देने की कोशिश की सर। बहुत शुक्रिया आपका। चलिए, शो को यहीं पर समाप्त करने का समय हो गया है। निफ्टी के जो गेंस हैं बहुत मामूली 25-30 अंकों के, लेकिन निफ्टी बैंक में तेजी ठीक ठाक है। करीब 225 अंकों पर आपको निफ्टी बैंक कारोबार करता हुआ नजर आएगा। बट वैसे यह है कि बाजार में लगातार 5वें सत्र में तेजी हो गई है, और इन 5 सत्रों में निफ्टी में लगभग 1000 अंकों की तेजी हो चुकी है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम